एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया ने एक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पूरे कोविड-19 के समय लोगों को जागरूक करने में, उन्हें ये बताने में कि ये मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत है। पूरा अवेयरनेस का विनय जी नमस्कार आपको। कितनी बड़ी भयंकर समस्या है। जी धन्यवाद। मुझे बताया विश्वेश्वर जी ने कि आवाज़ और पिक्चर साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया की भूमिका बहुत अहम रही है, लेकिन इसी बीच में मीडिया का एक वर्ग चुनौती के रूप में भी उभरा है और भारत के साथ ये चुनौती और भी गंभीर हो गई है। आज मैं उसी विषय पर बात करना चाहता हूं कि अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, तो इस समय जो संघर्ष है वो एक नैरेटिव का संघर्ष है, कथ्य का संघर्ष है। लोगों के दिमाग में जाकर, दिल में जाकर उन तक पहुंचना, अपनी बात कहना, इसका संघर्ष है और मीडिया एक बड़ा माध्यम है इसका। लेकिन मैं आज के अपने वक्तव्य को सीमित रखना चाहता हूं मीडिया के एक वर्ग तक, खासकर पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग तक, जिसने इस पूरे मीडिया के नैरेटिव को एक खास अंदाज में देखने की कोशिश की है। मैंने बोला कोविड की लड़ाई बड़ी दिक्कत वाली लड़ाई है, संघर्षपूर्ण लड़ाई है और अब तक भारत ने, अगर अपेक्षाकृत देखा जाए तो, इस लड़ाई में ठीक ठाक काम किया है। और जब मैं भारत की बात कहता हूं तो भारत सरकार ने, भारत के समाज ने, भारत के राज्य सरकारों ने, भारत की जनता ने, भारत के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, ऑफिस जाने वाले, मध्य वर्ग, महिलाएं, इन सब ने एक कमर कसी है। और इसलिए जब आज हम देखते हैं तो हालांकि ये भारत का दौर है जब लगातार केसों की संख्या में वृद्धि हो रही है, पर फिर भी अगर आप देखते हैं अमेरिका को, वहां की मृत्यु संख्या को, ब्राजील को, स्पेन को, इटली को, फ्रांस को, यूके को, तो आपको लगता है कि आप उनसे थोड़ा सा बेहतर स्थिति में हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, गिरीश जी हैं, गिरीश उपाध्याय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अविनाश प्रकाश जी हैं, निधि शर्मा हैं, वैभव झा हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। उत्कर्ष उपाध्याय हैं, आप सबका स्वागत है। अमित सिंह जी हैं। तो ये संघर्ष, मैंने बोला कि अगर हम देखते हैं तो एक तस्वीर जब कंपैरेटिव उभरती है तो उसमें हम कहीं बेहतर नजर आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि असमय मृत्यु एक भी हो, वह कष्ट देने वाली होती है। दुनिया में कहीं भी हो, वह भी कष्ट देने वाली होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सोच, हमारा इतिहास मानव में फर्क नहीं करता है। और इसलिए हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, कहीं भी मृत्यु हुई है, एक भी मृत्यु हुई है तो वह अफसोस करने लायक है और एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी असमय। लेकिन अगर हम जब एक तुलनात्मक बात करते हैं तो भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखती है।
इतना ही कहेंगे आज तक। ये रोज की चलने वाली लड़ाई है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके बारे में ना तो कोई अनुमान लगाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ना अनुमान लगाने की कोई वजह है। पर मुझे उम्मीद है हमारी जिजीविषा को देखकर, हमारे समाज को देखकर, कि हम इस संघर्ष में बेहतर रहेंगे। अब मैं आता हूं अपने विषय पर। रेखा शर्मा जी हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ उदाहरण से अपनी बात को कहना शुरू करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं कि आपके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक खबर से 26 मई की एक खबर है, और ये 26 मई की एक खबर है जो बड़े बड़े नामचीन जो दुनिया के अखबार हैं उनके अंदर छपी है, भारत से संबंधित खबर है। मैं पढ़ता हूं ये खबर। द टेलीग्राफ की मुख्य खबर है, इंडियन मैन अरेस्टेड फॉर अलेजिडली किलिंग वाइफ विथ कोबरा। एक भारतीय पति को पकड़ा गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी की कोबरा के द्वारा जान ले ली। यह खबर है। यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सी खबर है, केरल की खबर है, एक क्राइम खबर है, एक अपराध की खबर है। और जब मैंने देखा तो कई सारे पश्चिमी अखबारों में यह खबर मुझे दिखाई दी। यह खबर टेलीग्राफ में है, यह खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में है जो कि हांगकांग से निकलता है, यह खबर स्काई न्यूज में है, यह खबर डेली मेल में है, यह खबर मिरर में है। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई कि 26 मई को यह वहां के मुख्य खबरों में आ गई, और इसमें एक कोबरा की तस्वीर बनी हुई है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग कोबरा की तस्वीर इस खबर में लगाई है। मैंने कहा कि मेरे पास वो सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं आपको यह खबर जारी करके दिखाता। बल्कि मैं एक काम करता हूं, एक काम साथ में कर सकता हूं कि ये जो लिंक है इसको साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं आपको। आप में से जो लोग देखना चाहेंगे तो वो देख सकेंगे। ये मैंने आपको अभी लिंक शेयर किया है। ये टेलीग्राफ की जो खबर है उसका लिंक आपको शेयर किया है मैंने। आप देख सकते हैं इस खबर में जाके, जहां संभव होगा ये लिंक मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो कोबरा की तस्वीर आ रही होगी। ये खबर है। ये खबर आप चाहेंगे तो मैं एक और तो मुझे लगा क्या भारत से निकलने वाली 26 मई की ये सबसे बड़ी खबर थी। एडिटोरियल जजमेंट है, इंटरेस्टिंग खबर है। उस दिन कुछ और भी घटनाएं भारत के अंदर हुई थी, कोविड से रिलेटेड घटनाएं हुई थी, और सबसे बड़ी घटना अगर मैं कहूंगा तो उससे कुछ समय पहले WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लगा दी थी, उसके परीक्षण पर। अजय खिमरिया जी, डॉक्टर अजय खिमरिया, आपका स्वागत है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अब जानते हैं भारत ने 100 से ज्यादा देशों को भेजी, और कई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उसकी बात की। तो उसी दिन ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रयोग करने की इजाजत दी थी। यह खबर थी, बड़ी खबर थी। WHO ने रोक लगाई, लेकिन ICMR ने कहा कि रोक ठीक नहीं है। बल्कि आज की खबर अगर मैं आपको बताऊं, कल ही WHO ने भी कहा कि इस पर परीक्षण होने चाहिए। गलत किया था उन जो लैंसेट जर्नल के अंदर खबर छपी थी कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर परीक्षण नहीं होने चाहिए। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सही उपयोग है या नहीं है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं। योगेंद्र उपाध्याय जी नमस्कार, मैं नहीं जानता, लेकिन एक विवाद चल रहा है। ये खबर थी विवाद की। लेकिन इन सारे अखबारों का, टेलीग्राफ, गल्फ न्यूज, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, स्काई न्यूज, डेली मेल, मिरर, इसमें किसी ने इस खबर की चर्चा नहीं की। दूसरी खबर, इस पूरे कोरोना के अंदर भारत को लेकर एक खबर है जो कि बड़ी खबर है, प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर। मनीष खेमका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस दिन भारतीय रेलवे ने कहा था कि हम 4 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर अपनी ट्रेन्स में वापस पहुंचा चुके हैं। यह भी वक्तव्य था, इंपॉर्टेंट खबर थी। और तीसरी खबर जो
उस दिन की जो मुझे लगी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, इस पूरे कोविड के अंदर अगर खबरों के केंद्र में है तो वो चीन है और वुहान है। चीन ने क्या किया, चीन ने पहले खबर दी कि नहीं की, चीन ने साजिश की, ये बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को आप उठाकर देखेंगे तो ये खबरें पटी पड़ी हैं, रोज आती हैं, इन सब अखबारों में भी हैं जिनकी चर्चा मैंने की। उस दिन, अब चीन की बात कर रहा हूं, चीन को लेके भारत का सीमा विवाद चल रहा है लद्दाख के क्षेत्र में। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के सीमा विवाद को लेकर भारत के सेनाध्यक्ष, भारत के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, COA है, वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, इन सब से बैठक की थी। ये भी खबर बड़ी थी, लेकिन इन सब अखबारों को ये खबर दिखाने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने ये दिखाई, चंद्रकांत जी हैं, नमस्कार। अब मैं ये सोचने लगा कि ये खबर इन अखबारों ने क्यों दिखाई। एक केरल के अंदर एक अपराध की घटना होती है, गड़बड़ होती है, अपराध की एक छोटी सी घटना, भारत की क्राइम स्टोरीज इन अखबारों में नहीं जाती। ये अखबार भारत के अखबार नहीं है, तो अचानक से इन्होंने अपने इतनी प्रमुखता के साथ ये अखबार क्यों छापी। पत्रकार होने के नाते मैं सोचने लगा, तो मुझे लगा कि असल में भारत के बारे में उन्होंने एक तस्वीर बनाई हुई है, एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है, और उस नैरेटिव के अंदर, उस कहानी के अंदर कोबरा, पति पत्नी का मारा जाना बड़ा फिट बैठता है, और इसलिए भारत की और खबरें उनको दिलचस्प नहीं लगी। भारत के कोविड को लेकर भारत की और खबरों पर उन्होंने चर्चा नहीं की। ये माइंडसेट क्या है, ये प्रीसेट नैरेटिव क्या है, और ये प्रीसेट नैरेटिव में जब आऊंगा किस तरह से कोविड की कवरेज में दिखाई देता है। मेरा विषय यह है कि आज कोविड की जो चुनौतियां हैं उसमें मीडिया का एक वर्ग भी भारत के लिए है, भारत की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके, हमारे लिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, हमारे गर्व का सवाल है। खाली एक सरकार, मोदी सरकार है या राज्य में कोई सरकार है, ये छोटा झगड़े में नहीं पड़ने की जरूरत है। तो ये प्रीसेट नैरेटिव क्या है इन अखबारों के मन में, वहां बैठे संपादकों के मन में, रिपोर्टर्स के मन में। उनके पास एक चश्मा है भारत को देखने का, और ये चश्मा आज का नहीं है, ये चश्मा एक नजरिया पहले का है। और इसलिए जब भारत आजाद होता है तो भारत की आजादी के बाद से, और भारत जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की घोषणा करता है, यानी हर वयस्क के मताधिकार का प्रावधान करता है भारतीय संविधान, तो कई अखबारों में, कई सर्कल्स में ये टिप्पणी की जा सकती है कि भाई इस गरीब देश में, गैर पढ़े लिखे देश में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कैसे लागू होगा, कैसे साबित होगा। और ऐसी टिप्पणियां आप पूरे 50s और 60s में देख सकते हैं, और 50s, 60s, 70s तक लेकर 80s तक लेकर लगातार कि भारत में प्रजातंत्र, लोकतंत्र काम नहीं करेगा, ये लगातार आता है, इस सेट नैरेटिव का हिस्सा है। लोकतंत्र, इनके लिए लोकतंत्र क्या है, ये कैसे लोकतंत्र, क्योंकि उनके लिए भारत लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता, वो जानते ही नहीं। जबकि हमारी कितनी हजारों साल पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन एक सेट नैरेटिव है, और इसीलिए उनके लिए अभी भी भारत सपेरों का देश है, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। और इसलिए स्नेक चार्मर के देश में कोविड से लड़ाई चल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्नेक चार्मर के एक राज्य में, देश में, एक छोटे से जगह पर एक सपेरे की घटना और सांप से काटने की घटना होती है, तो उस लार्जर सपेरे के देश वाला जो उनका नैरेटिव है उसमें फिट बैठता है, और इसलिए वो उसको आगे रख देते हैं। और ये कोई मैं एकांगी घटना की बात नहीं कर रहा हूं, एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं।
वेस्टर्न मीडिया का जो एक 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 एटीट्यूड है, डोमिनेंट वेस्टर्न मीडिया की बात मैं कर रहा हूं, उसमें से अपवाद भी होंगे। भारत क्या है? एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, एक मेल नरिश्ड कंट्री है, अविकसित है, कुपोषण का शिकार है, गरीबी की शिकार है, यहाँ भूख है, यहाँ भूखमरी है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ गरीब रहते हैं, कियोटिक है, अराजक है, अनुशासित नहीं है। ये एक नैरेटिव है उनके पास। वो ये नहीं देख पाते कि ये 130 करोड़ लोगों का देश है, जहां एक डेमोक्रेसी चलती है, जहां शासन चलता है, जहां व्यवस्था चलती है। इस तक की तरफ नजर नहीं जाती, लेकिन एक सेट नैरेटिव उनके लिए है, और ये सेट नैरेटिव उनके कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट से आता है। यहां तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इस माइंडसेट से आता है। और इसलिए हर घटना को देखने का, हर इवेंट को देखने का उनका नजरिया ऐसा ही बन जाता है। डोमिनेंट वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो फिर हर चीज को परखता है, इसी कसौटी पर देखता है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था, और मैंने कहा कि आज मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, आगे ये व्यवस्था कर लूंगा जब आपसे बात करूंगा। और वो था कि जब भारत का मंगलयान सफलतापूर्वक, हमारे लिए गर्व का विषय था, पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए गर्व का विषय था, कि जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं वो लोग, वो हमने करीब 450 करोड़ यानी 74 मिलियन यूएस डॉलर में हम मंगलयान की यात्रा और शोध करके आ गए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छापता है? वो कार्टून है, एक कार्टून में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एलीट स्पेस क्लब है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज का, और बाहर भारत एक धोती पहने हुए, इंडिया लिखा हुआ है उस पर, धोती पहने हुए एक गाय और भैंस को साथ में लिए हुए एक अनपढ़ अधकचरा सा व्यक्ति उस एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे को खटखटा रहा है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून है। यह कार्टून बताने के लिए, उस नजरिए को बताने के लिए काफी है। यह अलग बात है कि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए माफी मांगनी भी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये रखा ही क्यों? मैंने बोला सपेरों का देश, सांप का देश, गरीबी का देश, भुखमरी का देश, और फिर अरे मंगलयान पर चले गए। कैसे चले गए? कैसे जा सकते हैं? ये कैसे संभव है? और उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि उनका जो प्रीसेट नैरेटिव है, उस प्रीसेट नैरेटिव में ये फिट नहीं बैठता। और जब फिट नहीं बैठता तो फिर वो उपहास उड़ाते हैं। लेकिन पत्रकारिता का काम क्या होना चाहिए? क्या पहले से सोचकर, या कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ अनबायस्ड, कुछ तटस्थ रूप से देखने की कोशिश भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होती। इसलिए मीडिया एक अनबायस रेफरी न होकर, ये वेस्टर्न डोमिनेंट मीडिया की बात कह रहा हूं, एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला यंत्र बनता है। और मैं अभी आता हूं, आपको कोविड के बारे में आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से इस मीडिया ने, जो भारत की चुनौती है कोविड से लड़ने की, उसमें एक चुनौती और भी जुड़ गई, इस नैरेटिव से आप कैसे लड़ें, जो कई बार बहुत बैलेंस नहीं है। उनके बायसेस दिखते हैं, साफ दिखते हैं। और मुझे लगता है, और हम कई बार कोट करते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये द गार्डियन है, ये बीबीसी है, ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट है, और हम बड़ा
उसको देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं, अगर वहां हमारा मेंशन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन वो किस तरह से इस्तेमाल करता है हमारी तकलीफों का, हमारे अब मैं आपको एक अखबार का मैंने उदाहरण लिया है, बाकी भी दूंगा, क्योंकि मुझे लगा एक अखबार में अगर सिलसिलेवार चीजों को देखा जाए। भारत में 25 तारीख से पूरा लॉकडाउन घोषित हुआ कोविड-19 के कारण। द गार्डियन ने 23 मार्च को एक रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट का शीर्षक है, पढ़ के सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, द वायरस इज रेवेजिंग रिच कंट्रीज, व्हाट हैपन्स व्हेन इट हिट्स द पुअर वंस। ये गरीब कंट्रियों में जाएगा तो क्या होगा। तब तक इटली में बहुत ज्यादा मौतें होने लगी हैं, इंग्लैंड में संकट आ गया है, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह बहुत दिक्कत होने लगी हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहां क्या होगा, हमारे यहां तो ठीक है, लेकिन अब उनके यहां होगा तो क्या होगा। और मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। राइटर लिखते हैं, हॉरर ओवर द वेस्ट फेलियर टू कंटेन कोविड-19 विल पेल in by comparison if it sweeps the developing world। अतुल जी, स्वागत है आपका। मैं वही बता रहा हूं, यानी कि जो इन गरीब देशों में होगा वो हमारे देशों में जो हुआ है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होने वाला है। मतलब आप भविष्यवक्ता हैं, आप पहले से बताना चाहते हैं क्या होगा। क्या लिखते हैं आगे आप? तो फिर वो लिखते हैं, देयर इज अ लिटिल डेटा अबाउट द इंपैक्ट ऑफ कोविड इन अफ्रीका, बट वी डू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिकली सिमिलर साउथ एशियन कंट्रीज टू गो बाय, एंड देन दे टॉक अबाउट इंडिया। और वो लिखते हैं, इट इज एस्टिमेटेड that up to 30% of the entire fatal toll of the Spanish flu in 1918-19 came from a single country, India। तो अब वो 1918-19 के जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसकी तुलना अपने तथ्य को देने के लिए आज की स्थिति से करते हैं। यानी जो 1918-19 में हुआ था, जब 30% लोग मारे गए थे अकेले भारत में ही, तो अब भारत में भी ऐसा ही होने वाला है। ये आप 23 मार्च को लिखते हैं। ठाकुर तीर्थेंद्र जी, आपका स्वागत है। पवित्र निगम जी, आपका भी स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, मानता हूं कि स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था, पर आप, मैं इतना दूंगा, लेकिन फिर आता हूं आगे। अब ये मैंने खबर आपको 23 मार्च की पढ़ी। अब 30 मार्च की खबर उसी अखबार के अंदर क्या लिखते हैं? एज द वेल्दी क्वैफ वाइन इन कंफर्ट, इंडियाज पुअर आर थ्रोन टू द वॉल्स। कि भारत के अमीर लोग अपने आराम गाहों में बैठकर शराब की चुस्कियां ले रहे हैं और भारत के गरीबों को भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है। आप लॉकडाउन के 4 दिन बाद ही ये भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये रिपोर्टिंग है, ये खबर है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और जो भारतीय समाज ने दिखाया है इस दौरान, सरकार की कमियां रही होंगी, इतना बड़ा काम है, इधर कुछ कम प्रॉब्लम हो गई, उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्रवासी मजदूरों के, उसमें मैं कहीं उन कमियों को कंडोन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 1 अप्रैल को यह कह दे रहे, 30 मार्च को एक डिक्लेयर कर देते हैं आप। 25 मार्च को हमारे यहां लॉकडाउन हुआ है। और आगे जाता हूं, 1 अप्रैल को रिपोर्ट, सेम अखबार द गार्डियन, मैं गार्डियन की चर्चा कर रहा हूं, और मैंने बोला कि बाकी सब अखबारों में भी ऐसा ही है। एक अखबार मैंने ले लिया अपनी स्टडी के लिए ताकि हम फोकस्ड रहें कि किस तरह से
एक अखबार में रिपोर्टिंग होती है। 1 तारीख को आप कहते हैं डाउट हैज बीन कास्ट ओवर इंडियाज क्लेम दैट इट हैज नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। 1 अप्रैल को आप कह देते हैं कि अब भारत में कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, इस पर शक है। यह शक करने का आधार क्या है? आप किसी रिपोर्ट को कोट करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए, किसी को जरिए कहिए, लेकिन आप तो एक ओपिनियन पीस लिख देते हैं। ऐसा 1/4 की इस खबर में और है। एक पता नहीं वो कहां से रिपोर्ट लेकर आते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूं। A recent report jointly published by 3 American universities and the Delhi School of Economics claimed that India could have as many as 1.3 million coronavirus infections by mid-May. 1 अप्रैल को आप लिख रहे हैं कि मई के बीच में 1.5 महीने बाद भारत के अंदर 13 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस हो जाएंगे। देखिए नैरेटिव, देखिए, पहले आप लिखते हैं कि पहले 30% दुनिया में जो मौतें हुई थी भारत में हुई थी स्पेनिश फ्लू में। फिर आप लिखते हैं कि डेटा शक के दायरे में है, और फिर आप लिखते हैं कि मई के बीच में मिड मई में भारत में 1.3 मिलियन कोरोना वायरस के केसेस हो जाएंगे। क्या आधार है? एक रिपोर्ट आपने कहां से ली, उसको कोट कर दिया यूं ही। और अब जबकि हम जून के शुरू में हैं और केस की संख्या अभी 2,36,000 की संख्या है, तो क्या इस अखबार को इस रिपोर्ट के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं कहना चाहिए कि हमने जो कहा था वो गलत था? क्योंकि आपने तो तय कर लिया था कि जब यहां आएगा तो कहर हो जाएगा। आपको शायद ये पच नहीं रहा, लेकिन मीडिया का काम तो ऐसा नहीं है। मीडिया को तो करोड़ी लाल जी, स्वागत है आपका, उमेश साहू जी आपका स्वागत है। तो अगर आपसे गलती भी हो गई तो आपको कहना चाहिए, नहीं कहेंगे। फिर अभी इसी अखबार पर जाता हूं। फिर 8 अप्रैल को एक खबर आती है इसी अखबार के अंदर, और वो एक सुनामधन्य व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा भारत के अंदर, नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो फिर वो कहते हैं कि आई डिस्कस द पैरेलल विद द 1943 बंगाल फेमिन विच कॉस्ट अबाउट 3 मिलियन लाइव्स। तब 30 लाख लोग मारे गए थे। तो आप पहले बात करते हैं कि करोड़ों लोग मारे गए थे, फिर कहते हैं डेटा फज है, फिर कहते हैं कि मई के अंदर इतने सारे लोग हो जाएंगे, 13 लाख लोग मारे जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि 1943 में 30 लाख लोग मारे गए थे। तो यह भी ऐसा हो सकता है? ये क्या रिपोर्टिंग है? ये सवाल पूछे जाना चाहिए, देखना चाहिए। और देन ही सेड दिस इज अनदर मैन मेड क्राइसिस। ये क्या मैन मेड क्राइसिस है इसके अंदर? वो बात कर रहे हैं कि मजदूरों का पलायन, लेकिन 8 अप्रैल तक वैसा नहीं हुआ है। देखिए, मजदूरों की समस्या गंभीर बनी है मई के अंदर, लेकिन आपने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, आपने भविष्यवाणियां शुरू कर दी, और मैं ये कहूंगा ये पत्रकारिता का काम नहीं है। तो एक समस्या भारत के पूरे कोरोना वायरस के संदर्भ में मैंने उसका जिक्र किया, वो थी संख्या की समस्या, मजदूरों की समस्या। एक और दूसरी समस्या आई, और वो थी तबलीगी जमात के कारण। तबलीगी जमात, मैं फिर क्लियर करता हूं, स्पष्ट करता हूं, जब हम तबलीगी जमात की बात करते हैं तो सारे मुसलमानों की बात नहीं करते, ये सही नहीं है। तबलीगी जमात मुसलमानों के अंदर एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है। एक संप्रदाय के कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ की और उसके कारण कोरोना फैला। ये एक तथ्य है, ये तथ्य है। भूपेश पांडे, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते, लेकिन इस तथ्य को लेकर, और भारत ने इसको डील ठीक से किया। शुरू में कुछ खबरें आई सोशल में, कुछ लोगों ने लिखा किया, गड़बड़ की, ये कहा कि सारे मुसलमान
को कटघरे में खड़ा किया, ये गलत बात हुई, गलत नहीं होना चाहिए था। इस देश के अंदर 20 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। दुनिया के मुसलमानों की आबादी वाले सब दूसरा बड़ा देश है ये। इसलिए आप एक ब्रश से एक सामान्यीकरण नहीं कर सकते। एक संप्रदाय था तबलीगी जमात। तबलीगी बहुत दकियानूसी हैं, पुरातनपंथी हैं, उनकी सोच पुरातनपंथी। आपको तबलीगी जमात पर फोकस रखना चाहिए था। लेकिन अब आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं इस्लामोफोबिया का, और आप तबलीग से हटाकर उसको ले आते हैं पूरे मुसलमानों पर, क्योंकि आपको सूट करता है। भारत का विभाजन, भारत टूटा हुआ, भारत में जाति, भारत में धर्म, भारत में मजहब, बटा हुआ देश, ऐसा नैरेटिव है पूरे वेस्टर्न डोमिनेंट मीडिया का। और इसलिए उसमें ये जो इस्लामोफोबिया वाला जो नैरेटिव है वो सूट करता है। इसलिए उन्होंने वो उठाया। ये नहीं कहा कि भाई, ये किसी में मैंने राइटअप में नहीं देखा कि सारे मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तबलीगी जमात तो छोटा है, बिल्कुल सही बात है, एक जमात है, नहीं लिखा। और इसलिए अब मैं 3 अप्रैल का एक कोट करता हूं। ये टाइम मैगजीन में छपा, अंग्रेजी का इसका शीर्षक है, इट वॉज ऑलरेडी डेंजरस टू बी अ मुस्लिम इन इंडिया, देन केम द कोरोना वायरस। क्या कहना चाहते हैं आप? ये खबर का शीर्षक क्या है? इट वॉज ऑलरेडी डेंजरस टू बी अ मुस्लिम इन इंडिया। क्या कहते हैं आप? कि भारत में मुसलमान होना वैसे ही खतरनाक था और उसके ऊपर से कोरोना वायरस आ गया। ये क्या खबर है? टाइम मैगजीन में। हम जिसकी दुहाई देते हैं, प्रीति सेन नमस्कार, पंकज गौतम बहुत बहुत नमस्कार आपको, भूपेश पांडे जी, ये क्या बात है? क्या लिखना हुआ? ये निष्पक्ष है? आप पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि भारत में मुसलमान होना डेंजरस है, खतरनाक है? क्या कह रहे हैं आप? पत्रकारिता का कौन सा मानदंड पूरा कर रहे हैं आप? कोई राजनेता ऐसा भाषण दे तो समझ में आता है, उसको वोट लेने हैं। लेकिन आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव, अगर आपका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, तो फिर आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं? 13 अप्रैल को एक और अखबार द गार्डियन, जिसकी मैंने चर्चा की, कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी थियरीज टारगेटिंग मुस्लिम्स स्प्रेड इन इंडिया, कि मुसलमानों के षड्यंत्र की कहानियां पूरे देश में फैलाई जा रही हैं। फिर इस्लामोफोबिया का नैरेटिव। फॉरेन पॉलिसी में 22 अप्रैल को एक खबर आती है, इंडिया इज स्केपगोटिंग मुस्लिम्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, कि भारत कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहा है। भारत कैसे बना रहा है? भारत के शासन तंत्र में, भारत के समाज ने, भारत के किसी बड़े रिलीजियस लीडर ने, भारत के किसी नेता ने ऐसा कहा है क्या? सोशल मीडिया पर सिरफिरे लोगों ने कुछ कह दिया, उसको पूरे भारत का प्रतीक मानेंगे आप? कैसे मान सकते हैं? और देखिए, भारत ने एक समस्या आई थी तबलीगी जमात के कारण। किस देश में समस्या नहीं आती है? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि पूरा देश खराब हो गया। आज अमेरिका के अंदर उपद्रव चल रहे हैं, हम क्या कहेंगे? पूरा अमेरिका खराब है क्या? पूरा अमेरिका में प्रजातंत्र नहीं है? और शायद कोई राजनेता कह सकता है, लेकिन आप जब सम्यक विवेचन करेंगे पत्रकार होने के नाते, तो फिर ऐसा नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा लिखा। और अंत में एक बार धन्यवाद दूंगा वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय द्विवेदी को, यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के बाकी प्रोफेसर्स को, और आप सब लोग जो जुड़े इस पूरे बातचीत में मेरे साथ, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जुड़ते हैं और कोई बात कहते हैं तो हमारी बात में दम आता है। और किसी विषय पर अब आपसे फिर मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय का मुझे इस श्रृंखला में हिंदी पत्रकारिता दिवस के समय न्योता देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।